हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 30 मार्क्स तक का वेटेज तुम्हारे कंपनी लॉ के पेपर में रखता है। एंड अगर रियल लाइफ में हम लोग बात करें तो सीएस का तो उठना बैठना डायरेक्टर्स के साथ होता है, तो इनके रिलेटेड प्रोविजंस तो तुम्हें पता होने ही चाहिए। सो इसको अभी हम लोग अच्छे से डिटेल में करेंगे। देखो, इसका पार्ट वाइज वीडियो आएगा क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है, एक वन शॉट में तो खत्म नहीं ही कर सकता हूँ, ऑब्वियस सा बात है। एंड थोड़ा डिटेल में मैं करवाऊंगा। सो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, किसका वेट कर रहे हो। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक करना और कमेंट करके बताना कि इंटरप्रिटेशन कैसा लगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, मतलब बेस समझना होगा। डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि अगर ऊंचा बिल्डिंग बनाना है तो बेस मजबूत होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शंस के ऊपर आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टर का नीड क्या है। आखिर डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट करते हैं कंपनी में तो क्यों करते हैं। तो देखो, कंपनी में ना, लेट सपोज ये XYZ लिमिटेड कंपनी, इस कंपनी में पैसे लगे होते हैं शेयर होल्डर्स के। क्या शेयर होल्डर्स पैसे लगाते हैं? हाँ। अब कंपनी क्या करता है, इस पैसे का इस्तेमाल करके बिजनेस करता है और बिजनेस करके प्रॉफिट कमाता है और इनको वापस एज अ डिविडेंड दे देता है लौटाकर। क्या कंपनी ये काम करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। अब ध्यान से समझना, तुमने CS EE में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, तुम भी शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने टाइम यूज़ कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन में कभी भी शॉर्ट यूज़ मत करना। ALP मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। अब कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो कंपनी अपने नाम पर एसेट्स परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, लाइबिलिटी इंकर कर सकता है, शीव कर सकता है, शीव्ड हो सकता है। तो कंपनी का खुद के नाम पर ये सब काम होता है और कंपनी करता क्या, इन पैसों का इस्तेमाल करके बिजनेस करता है। लेकिन तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कितना भी इसको पावर दे दिया जाए, है तो ये आर्टिफिशियल पर्सन ही ना, नॉन लिविंग थिंग। क्या वो जिंदा इंसान जैसा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकता है? क्या रिलायंस के बिल्डिंग से हाथ निकल कर आता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। ऐसे फिल्मों में होते हैं कि बिल्डिंग भी बातें कर रही हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कंपनी ये सब काम करता कैसे है, ये सब काम कंपनी मैनेज कैसे करता है? तो कंपनी ये सब काम किसी के थ्रू करवाता है, और किसके थ्रू करवाता है? तो डायरेक्टर के थ्रू करवाता है। यानी मैं एक सिंपल वर्ड में अगर बोलूं तो कंपनी का एजेंट है डायरेक्टर। यानी कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर काम कर रहा है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना नाम कंपनी का, लेकिन एज अ एजेंट साइन कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा। कंपनी में दो चीज हो गया यहाँ पर, एक हो गए शेयर होल्डर्स जो कि कंपनी में पैसे लगाएंगे, और इन पैसे का यूज करके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, यानी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर जब साथ बैठेंगे तो उनको बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं। वो मिलकर इस पैसे का यूज करके, इस फंड का यूज करके कंपनी के लिए बिजनेस करेंगे एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो वापस शेयर होल्डर्स को दे देंगे। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट कि डायरेक्टर का नीड क्यों है। अब ध्यान से समझना, डायरेक्टर डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? देखो, लॉजिक से समझो। अगर कंपनी में पैसे किसके लग रहे हैं? शेयर होल्डर्स के। मैंने रिलायंस में पैसे लगाए तो मैं क्या चाहूँगा कि भाई अच्छा सा अच्छा कोई इंसान डायरेक्टर बने, ताकि मेरा पैसा वो यूज़ करने वाला है। अगर वो इधर उधर यूज़ करके बर्बाद कर देगा, लॉस तो मेरे को होगा, उसका तो कुछ जाएगा नहीं। तो इसलिए कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट शेयर होल्डर्स करते हैं, OR पास करके। OR मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। डायरेक्टर में जो कंपनी में जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं उनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं OR पास करके। ये जनरल रूल है। अब मैंने यहाँ क्यों जनरल रूल बोला, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, बहुत सारे एक्सेप्शंस। तो ये एक्सेप्शंस तुम पढ़ोगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, बट जब आएंगे तब पढ़ाऊंगा। अभी कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, अच्छे से समझो कि डायरेक्टर्स को अभी समझ लो कि बस शेयर होल्डर्स OR पास करके अपॉइंट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये आता है कि डायरेक्टर जो अपॉइंट हो रहे हैं, डायरेक्टर जो अपॉइंट हो रहे हैं, क्या इनका कोई ड्यूटीज है? यानी डायरेक्टर कंपनी में काम करेंगे तो क्या कंपनी में कोई ड्यूटी दिया गया है डायरेक्टर को कि हाँ डायरेक्टर को ये सब ड्यूटी तो फॉलो करना ही होगा? तो देखो, यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन तुम्हारे
इस वीडियो में आ रहा है, मतलब तुम्हारे इस चैप्टर में सबसे पहला सेक्शन कनेक्ट हो रहा है, सेक्शन 166, जो बात करता है ड्यूटीज ऑफ द, अरे यार, ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर। यानी कंपनी में डायरेक्टर्स की कुछ ड्यूटी होती है और वो ड्यूटी सेक्शन 166 में दिया गया है। क्या क्या ड्यूटी है वो अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो समझो बात को। सेक्शन 166 सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 6 तक डायरेक्टर्स की ड्यूटी को डिफाइन किया गया है कि देखो एक कंपनी में जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होंगे उनको ये सब ड्यूटी तो करना है, ये सब तो फॉलो करना कंपलसरी है। और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं ड्यूटी को, यानी जो डायरेक्टर को ड्यूटीज़ है वो उनको फॉलो नहीं करते, तो सबसेक्शन 7 इसी का 166 सबसेक्शन 7 उन पे पेनल्टी भी लगा देगा कि भैया तुम ड्यूटी फॉलो नहीं करोगे, अभी पेनल्टी लगाता हूँ। तो इसलिए ड्यूटी तो फॉलो करना ही करना है। अब यहाँ पे मैंने एक एक्रोनिम बनाया है कि क्या क्या ड्यूटी है डायरेक्टर्स के। ये याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक लाइन से सबसेक्शन के साथ याद करना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे लोगों को दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है। अब देखो मेरा नाम है आयुष कुमार घोष, मैं अपने आप को शॉर्ट में AKG बोलता हूँ, आयुष का ए के कुमार KG, AKG बोलता हूँ। क्यों उतना बड़ा नाम लिखूंगा भाई, आयुष कुमार घोष हर जगह, तो मैं यूट्यूब चैनल पे भी AKG वर्ड यूज़ करता हूँ, बहुत जगह मैं यूज़ करता हूँ। तो मैंने क्या एक्रोनिम बनाया, देखो एक्रोनिम देखो, AKG, DU गया कॉमर्स पढ़ने, AKG DU गया कॉमर्स पढ़ने, ये एक्रोनिम मैंने बनाया। अब देखो इसमें ड्यूटीज कैसे मिलेंगे। सबसे पहला A सबसेक्शन 1 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डेंस डायरेक्टर काम करेंगे, यानी डायरेक्टर को जो भी दिया गया है, जो भी काम दिया गया है, जो भी डायरेक्टर्स के पावर हैं वो आर्टिकल्स के अकॉर्डेंस होंगे। आर्टिकल से बाहर जाकर डायरेक्टर काम नहीं कर सकता है। यहीं से एक और सबसेक्शन कनेक्ट होता है, सबसेक्शन 6, वो बोलता है नॉट असाइन, नॉट असाइन, अरे यार क्या हो रहा है बार बार, मेरा डिवाइस हो चुका है पुराना, ठीक है। नॉट असाइन ऑफिस, डायरेक्टर कभी भी अपना ऑफिस असाइन नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि भाई तू तो डायरेक्टर है कंपनी का, डायरेक्टर काम कैसे करते हैं, मतलब मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है कि यार डायरेक्टर कैसे काम करते हैं, तो क्या तू मेरे को डायरेक्टर बना सकता है। मैंने बोला चल मेरे साथ। मैं गया कंपनी में और मैंने बोला कि देखो आज से मेरा भाई मेरे जगह पे डायरेक्टर है 1 महीने की, क्या ये मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। सबसेक्शन 6 बोलता है कि देख ले भाई, तू एक डायरेक्टर, तेरे को शेयर होल्डर ने अपॉइंट किया क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे लगे हैं, शेयर होल्डर का रिस्क है, तो उन्होंने तुम्हें अपॉइंट किया कि तुम अच्छे से फंड का यूज़ करोगे और कंपनी के बिजनेस करोगे। तुम अपना ऑफिस जो है किसी और को असाइन नहीं कर सकते हो। शेयर होल्डर ने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, तुम जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है जी फॉर गुड फेथ। ये सबसेक्शन 2 में बोला जाता है कि एक कंपनी में डायरेक्टर जो है वो गुड फेथ में काम करेगा। फिर आता है डी सबसेक्शन 3 ड्यू केयर। डायरेक्टर जो भी काम करेगा पूरा केयर के साथ करेगा, यानी वो इरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, वो अच्छे से सब कुछ केयर करेगा, एकदम ध्यान से सब काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसेक्शन 4। ये क्या बोलता है, डायरेक्टर अपने फायदे के लिए काम नहीं करेगा। कभी भी डायरेक्टर और कंपनी का इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा से डायरेक्टर को पहले कंपनी के लिए ही काम करना है, कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। उसके बाद ए फॉर होता है अनड्यू एडवांटेज सबसेक्शन 5। अनड्यू एडवांटेज बोले तो डायरेक्टर ये फायदा नहीं उठा सकता, मतलब अपना साइड सीक्रेट प्रॉफिट कमा रहा है डायरेक्टर, ऐसा नहीं कर सकता। मतलब कंपनी का इस नाम का इस्तेमाल करके कोई भी डायरेक्टर अनड्यू एडवांटेजेस नहीं उठा सकता है। एंड सबसेक्शन 6 क्या होता है, तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वो असाइन नहीं करेगा ऑफिस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब सबसेक्शन 7 आता है, वो बात करता है पेनल्टी। अगर डायरेक्टर इनमें से कोई भी ड्यूटी को फॉलो नहीं करता तो उन पर पेनल्टी लगेगा 1 लाख से 5 लाख तक, 1 लाख से 5 लाख तक। इसी के साथ तुम्हारा पहला सेक्शन खत्म हो जाता है, सेक्शन 166। अब ध्यान से समझना, वापस से बेसिक पे आते हैं। अभी मैं बेसिक्स ही करा रहा हूँ, बस मैंने कनेक्ट करके एक सेक्शन निपटा दिया।
अब देखो बेसिक्स में वापस से आते हैं। हमें पता है कि हमारे कंपनीज एक्ट में टोटल 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये बात तो हमें पता है। अब इस 29 चैप्टर में डायरेक्टर कहाँ पे आता है? तो देखो डायरेक्टर आता है चैप्टर 11 में, जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अब ये चैप्टर 11 में टोटल तुम्हें सेक्शन 149 टू सेक्शन 172 तक पढ़ना होता है, जिसमें से एक सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ द डायरेक्टर ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया। तो अब हमें इतने सारे सेक्शंस पढ़ने हैं। क्या ये सब पढ़ने के बाद हमारा डायरेक्टर खत्म हो जाएगा? अरे नहीं, डायरेक्टर है भैया, इतना आसान तो है नहीं। इसके अलावा एक चैप्टर 11 आता है, चैप्टर 12, चैप्टर 13, ये दोनों भी डायरेक्टर के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, तो इनको भी तुम्हें ख़त्म करना होगा। यानी डायरेक्टर मीन्स यहाँ पर 3 चैप्टर की बात हो रही है। सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 205 तक तुम्हें डायरेक्टर में करना होगा, तब जाके तुम्हारा डायरेक्टर ख़त्म होगा। एंड इन सेक्शंस के साथ साथ तुम्हें रूल्स भी पढ़ने होंगे जो एमसीए ने प्रिस्क्राइब किए हैं, प्लस सेबी के कुछ नोटिफिकेशंस भी पढ़ने होते हैं। एंड उसके साथ साथ सीएमएसएल में एक चैप्टर है एलओडीआर, वो भी कनेक्ट करके पढ़ना होता है। अब समझ में आया क्यों लोग डायरेक्टर से डरते हैं? बट मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सेक्शन 166 जैसे मैंने एकदम डिटेल में समझाया वैसे ही समझाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आ जाता है यहाँ पर एक सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 149। इसमें ना 13 सब सेक्शन है, बहुत बड़ा सब सेक्शन है, बट बहुत ही मज़ेदार सेक्शन, 13 सब सेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सेक्शन 149 सब सेक्शन 1। ये क्या बोलता है कि देखो एक कंपनी में ना, एक कंपनी में इंडिविजुअल ही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे। इंडिविजुअल बोले तो जिंदा इंसान, ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग को ही एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा कंपनी में। ये बात सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 बोलता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मिनिमम कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहला बोला गया पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए, और ओपीसी के केस में मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूज मत हो जाना सेक्शन 3 के साथ। सेक्शन 3 जो तुमने पढ़ा है CSEET में मैंने पढ़ाया है, अगर तुमने नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ मैंने पूरा CSEET का कंपनी लॉ का चैप्टर खत्म करवाया है, तो वहाँ से तुम कर सकते हो। तो सेक्शन 3 में ये बात लिखा हुआ है कि मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे मिनिमम मेंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे मिनिमम डायरेक्टर्स दिए गए हैं, तो यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। उसके बाद मिनिमम तो इतने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, क्या मैक्सिमम का भी कोई लिमिट है? द आंसर इज यस, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट हो, ओपीसी हो। यानी मैंने क्या बोला कि सेक्शन 149 सब सेक्शन 1 ने एक सिंपल सा बात बोला कि एक कंपनी में इंडिविजुअल ही अपॉइंट होंगे एज ए डायरेक्टर, और वो कितने होने चाहिए? तो ओपीसी में कम से कम 1, प्राइवेट में 2 और पब्लिक में कम से कम 3, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 15 हो सकते हैं। अब इतना सा तो सेक्शन ने बोला, अब यहाँ पर कनेक्टिविटी हम लोग ऐड करेंगे। अब देखो कैसे कनेक्शन होता है। ये 15 जो है ना, ध्यान से समझना, ये 15 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन 8 कंपनी पे। यानी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डालकर सेक्शन 8 कंपनी को बोला है कि हम आपके ऊपर ये 15 का लिमिट नहीं लगा रहे। यानी सेक्शन 8 कंपनी कितना भी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर ले, उसको किसी से पूछने का या परमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये 15 का मैक्सिमम लिमिट इस पर अप्लीकेबल ही नहीं होता है। बट ध्यान से समझना, सेक्शन 8 कंपनी ने अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्ट किसके अंदर किया? अंडर सेक्शन 92 या सेक्शन 137, सेक्शन 92 या 137। 92 बात करता है एनुअल रिटर्न्स के बारे में, और 137 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। यानी जैसे अभी देखो, इसको डिटेल में तो मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसके लिए अलग से एक चैप्टर है। अगर सीए इंटर में देखो तो चैप्टर का नाम दिया हुआ मैनेजमेंट वगैरह, एंड ये सारे चैप्टर्स तुम्हें जनरल मीटिंग में भी रेफरेंस मिलेंगे, तो वहाँ मैं करवाऊंगा। अभी बस इतना समझ लो कि हर कंपनी को साल के ख़त्म होने के बाद एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होता है।
तो अगर वो किसी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी सेक्शन 8 कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया है एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने से, तो फिर उस पर ये 15 का लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया है तो फिर एग्जाम्प्ट है। अब समझ में आया कैसे कनेक्ट करना है? ठीक है, अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि अरे यार ये 15 का लिमिट मैक्सिमम लिमिट है, रिलायंस टाटा बड़ी कंपनियां हैं, उसमें क्या 15 डायरेक्टर ही हैं? अब किसी कंपनी को 15 से ज़्यादा रखने हैं तो क्या करेंगे? तो भैया यहाँ पे पहला प्रोवाइजो आता है, फर्स्ट प्रोवाइजो। वो क्या बोलता है कि देखो इस 15 के लिमिट को तुम एक्सीड कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो, बस तुम्हें एसआर पास करना होगा। यानी बाकी सारी कंपनी को एसआर पास करना होगा, सेक्शन 8 कंपनी को जिन्होंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया इन दोनों सेक्शन के अंडर, तो उनको कोई एसआर वैसआर पास करने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं। बट बाकी सारे कंपनी को अगर 15 से ज़्यादा अपॉइंट करना है तो एसआर पास कर लो, बस सिंपल सा। ठीक है, अभी क्या सबसेक्शन 1 खत्म हो गया? अरे नहीं यार, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अब देखो इसका सेकेंड प्रोवाइजो भी आता है, सेकेंड प्रोवाइजो। अब सेकेंड प्रोवाइजो क्या बोलता है कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ कंपनी में, एक मिनट, कुछ प्रिस्क्राइब्ड, थोड़ा राइटिंग देख लेना भाई, इस पे लिखने का उतना आदत नहीं है ना, तो थोड़ा प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ, यार ये क्या हो रहा है बार बार। तो देखो कुछ प्रिस्क्राइब कंपनी को वुमेन डायरेक्टर भी अपने कंपनी में अपॉइंट करना होता है। वुमेन डायरेक्टर यानी एक फीमेल डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है कुछ कंपनी में, जो कंपनी प्रिस्क्राइब किया गया है एमसीए के द्वारा। एमसीए कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो लोग कुछ कंपनी को बोल सकते हैं कि हाँ देख ये कंपनी है, तेरे को वुमेन डायरेक्टर भी अपॉइंट करना कंपलसरी है। ठीक है, तो अब देखो ये प्रिस्क्राइब्ड एमसीए ने किया है, यहाँ पर आता है पहला रूल कनेक्ट होता है, रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन रूल 2014। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नोट्स बनाने में तुम भी लिख सकते हो, एग्जाम बिल्कुल मत लिख के आ जाना। ठीक है, तो एमसीए ने रूल 3 प्रिस्क्राइब किया है और उन्होंने बोला है कि कोई भी ऐसा कंपनी है जो लिस्टेड है उसको तो एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना ही होगा। ठीक है, दूसरा कोई ऐसा पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है बट उसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो चुका है, या पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे पब्लिक कंपनी को भी एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। ये बोलता है सेकेंड प्रोवाइजो। अब देखो एमसीए ने यहाँ पर रूल 3 प्रिस्क्राइब किया है। प्रोवाइजो अगर तुम बेयर एक्ट उठाओ या फिर तुम अपना मॉड्यूल उठाओ तो उसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि कुछ प्रिस्क्राइब कंपनी जो एमसीए प्रिस्क्राइब करेगा उसको वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा। अब प्रिस्क्राइब करने का पावर एमसीए को मिला कहाँ से? ये पावर कि एमसीए रूल्स बना सकता है, ये पावर किसने दिया एमसीए को? तो ये पावर कंपनीज एक्ट के सेक्शन 469 ने दिया। सेक्शन 469 बोलता है कि एमसीए रूल्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, एंड एमसीए ने यहाँ पे रूल 3 प्रिस्क्राइब किया है, और रूल 3 में बोला गया कि हर एक लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट होगा, और हर एक पब्लिक कंपनी में जो लिस्टेड नहीं भी है लेकिन अगर वो इन दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है तो उसको भी एक वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। अब यहाँ पर आता है एक और रेगुलेशन 17 ऑफ LODR रेगुलेशन आता है। वो क्या बोलता है? टॉप 1000 जो लिस्टेड कंपनी होंगी, अब टॉप 1000 निकलता कैसे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा होता है, वो टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को जो है ना, टॉप 1000 जो लिस्टेड कंपनी है उनको एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। यानी उनको वुमेन डायरेक्टर नहीं, एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना होगा टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी को। अब तुम्हारे माइंड में डाउट आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, तो इसको भी मैं समझाऊंगा। अभी अपने डाउट को रख लो अपने पास, तुम मेरे सारे वीडियोस देख लो, उसके बाद कोई डाउट होगा तो मेरे को बोलना। अभी तुम बस कॉपी में लिखते जाओ डाउट,
सारे डाउट तुम्हारे क्लियर होंगे। बस इतना समझ लो, जो टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी है उसमें एक इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होना चाहिए। एंड इसी के साथ तुम्हारा 149 सबसेक्शन 1 होता है कंप्लीट। अभी एक सबसेक्शन कंप्लीट हुआ है, ऐसे 13 हैं। अब देखो सबसेक्शन 2 पे अगर हम लोग आए, 149 सबसेक्शन 2, तो ये सबसे मेरा फेवरेट सबसेक्शन है। पूछो क्यों? क्योंकि ये ओमिट है। अबे ये नहीं पढ़ना, इसलिए मेरा फेवरेट सबसेक्शन है। क्यों नहीं पढ़ना है कि देखो क्या इसमें कुछ नहीं लिखा है? देखो लिखा तो है, बट समझो बात को। कंपनीज एक्ट आया कब? 2013 में। अब 2013 में कंपनीज एक्ट आया तो उस समय कुछ कंपनी ना इसकी एक्ट को कंप्लायंस करने के लिए उनको कुछ टाइम दिया गया। मतलब बेसिकली ये एक्ट आया और आते के साथ ये नहीं बोला गया आज रात में एक्ट आया, कल सुबह अगर जिस कंपनी ने इसके अंडर कंप्लायंस नहीं किया उस पर पेनल्टी। ऐसा थोड़ी है भाई, थोड़ा तो टाइम दोगे। तो कंपनी को ना थोड़ा टाइम दिया गया कि कंपनीज एक्ट में तुमको ऐसे ऐसे कंप्लायंस करना है, तो इतना टाइम है तुम्हारे पास, कंपाइल कर लो। तो सेक्शन 149 सबसेक्शन 2 में भी यही सब बातें हैं कि एक कंपनी को इतना इतना दिन में ये कंप्लायंस हो जाना है। तो इसका अब इसलिए यूज़ नहीं है क्योंकि ये भाई ट्रांजैक्शन पीरियड था, ट्रांजिशन पीरियड था, तो ये तो अब खत्म हो चुका है। अब तो यूज़ ही नहीं है क्योंकि अब तो 2025 आ चुका है, तो कंपनी ऑलरेडी कंपाइल्ड हो गए होंगे। तो इसलिए ये सबसेक्शन हमें नहीं पढ़ना होता है, इसको हम लोग ट्रांजैक्शन पीरियड बोलते हैं। अब आ जाता है सबसेक्शन 3। ये क्या बोलता है? ये बात करता है रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में। रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं? तो देखो हर एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स में एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। रेसिडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होते हैं जो इंडिया में 182 डेज या मोर, जो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रेसाइड कर रहे हैं, रह रहे हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यानी करंट फाइनेंशियल ईयर में जिस इंसान ने 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइड किया है उसको हम लोग रेसिडेंट डायरेक्टर बोलते हैं, और कंपनी इसको अपॉइंट करता है। अपॉइंट करना कंपलसरी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे अब नेक्स्ट जो सबसेक्शन आता है सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 टू सबसेक्शन 13। अब ये हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब तुम लोग बोलोगे यार आपने तो पूरा नहीं पढ़ाया, क्या आप इसे छोड़ दीजिए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने क्या बोला, कंपनी लॉ इज़ ऑल अबाउट कनेक्टिविटी। अगर तुम कनेक्ट करके नहीं पढ़ोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ये मैं कहाँ कनेक्ट करूँगा वो अभी मैं तुम्हें बताऊँगा, बट इससे पहले कुछ और मेरे को कनेक्ट करना है तो वो मैं पहले करवाऊँगा, उसके बाद मैं इस पर आऊँगा। तो टेंशन एकदम नहीं लेना, बस बैठ के तुम लिखते जाओ। अब देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये आता है कि भाई देख, लेट सपोज ये मैं हूँ AKG, मैं कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ? मैं रिलायंस में भी डायरेक्टर बन सकता हूँ, मैं टाटा, रिलायंस, बिरला, जितने कंपनियां हैं, मेरे को 100 कंपनियों में डायरेक्टर बनना है, क्या मैं 100 में बन सकता हूँ? ये माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि एक इंसान मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर काम कर सकता है। तो यहाँ पर आता है सेक्शन 165। सेक्शन 165 बोलता है कि एक इंसान, एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है। यानी एक समय पे, एक टाइम पे मैं 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता, 20 से ज़्यादा मैं नहीं बन सकता। मैं कितने में बन सकता? 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। अब यहाँ पर समझना, ये सेक्शन यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसका यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि इस 20 में से मैक्सिमम 10 ही होने चाहिए पब्लिक कंपनी। यानी टोटल 20 कंपनी में मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, उसमें से 10 में मैं 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर रेगुलेशन 17A ऑफ LODR कनेक्ट होता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। ये कनेक्ट होता है। ये क्या बोलता है कि 7 में पब्लिक कंपनी में से एटलीस्ट कम से कम 7 लिस्टेड कंपनी में ही मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ। यानी यहाँ पे देखो, समझो बात को, मैक्सिमम 20 कंपनी में, यार ये कैसा दिखता भी नहीं है, मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूँ। उस 20 में से मैक्सिमम 10 जो है वो पब्लिक होना चाहिए, और इस 10 में से मैक्सिमम 7 ही लिस्टेड कंपनी होना चाहिए। आप समझ में आया? ये सेक्शन बोलता है, ये एक्सेप्शन बोलता है, और ये रेगुलेशन बोलता है। सेक्शन, एक्सेप्शन, रेगुलेशन। तो ये हो गया सेक्शन 165 सब सेक्शन 1। क्या खत्म हो गया? अरे नहीं यार, अब यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड होता है।
एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, देखो पहला वाला बोलता है क्या, कि अगर एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, वो चाहे सब्सिडरी हो चाहे होल्डिंग हो किसी पब्लिक कंपनी का, यानी लेट सपोज कोई प्राइवेट कंपनी है, वो सब्सिडरी है कोई पब्लिक कंपनी का, या कोई या कोई प्राइवेट कंपनी है जो होल्डिंग है किसी पब्लिक कंपनी का, होल्डिंग हो सब्सिडरी हो। अब ये मत पूछना कि होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी हो क्या होता है, ये बेसिक्स है जो मैंने CSEE में ही पढ़ा है। अगर तुम्हारा वहाँ भी बेस कमजोर है तो पहले वो जाके लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि अब यहाँ मैं नहीं बैठा हूँ होल्डिंग एंड सब्सिडी बताने, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी मैंने CSEE में बता दिया, और या फिर कंपनी लॉ का मैं इंट्रोडक्शन चैप्टर लाऊंगा तो फिर उसमें बताऊंगा, यहाँ पे अभी कोई यूज़ नहीं बन रहा। तो देखो कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहे सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो, उसको हम लोग 20 के काउंट करने के पर्पस में डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। यानी इस जो 20 के लिमिट को हमको काउंट करना है ना, इसमें एक प्राइवेट कंपनी चाहे वो होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, अगर वो किसी पब्लिक कंपनी का, तो उसको भी हम लोग डीम्ड पब्लिक कंपनी इस पर्पस के लिए मान लेंगे। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो क्या बोलता है, दूसरा एक्सप्लेनेशन एक सिंपल सा बात बोलता है कि देखो डायरेक्टर अगर कोई है डोरमेंट कंपनी में, डोरमेंट कंपनी क्या होता है, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है तुम्हारे कंपनी लॉ में, वो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे लगा दूंगा, वहां से जाकर चेकआउट कर लो, सेक्शन 455 लगता है इसका। तो डोरमेंट कंपनी में अगर कोई डायरेक्टर है तो हम लोग डोरमेंट कंपनी को काउंट नहीं करते। यानी मैं 20 कंपनी में डायरेक्टर हूँ और 5 डोरमेंट कंपनी में भी डायरेक्टर हूँ, तो क्या मैंने लिमिट एक्सीड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने कोई लिमिट एक्सीड नहीं किया, क्योंकि डोरमेंट कंपनी को हम लोग काउंट ही नहीं करते हैं 20 के लिमिट में, ठीक है। तो ये हो गया दोनों एक्सप्लेनेशन खत्म। उसके बाद सबसेक्शन 2 आता है 165 सबसेक्शन 2। वो क्या बोलता है कि आर्टिकल्स में चाहे तो हम लोग लेसर नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कोई एक कंपनी है वो लिख सकता है अपने आर्टिकल में कि हम उसी को डायरेक्टर बनाएंगे जो सिर्फ 10 कंपनी में डायरेक्टर है, तो ये आर्टिकल्स स्पेसिफाई कर सकता है। फिर सेक्शन 165 सबसेक्शन 3, 4 एंड 5, ये मेरे फेवरेट सेक्शन है। पूछो क्यों, अबे ट्रांजैक्शन पीरियड पढ़ना नहीं है, तो ये मेरे फेवरेट सेक्शन है। अब बात करते हैं 165 सबसेक्शन 6। ये क्या बोलता है, ये एक सिंपल बात बोलता है, पेनल्टी। हाँ भाई पेनल्टी, अगर तुमने 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन गए, तुम एक टाइम पे 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर हो, तो पेनल्टी लगेगा 2000 रुपीज़ पर डे, पर डे 2000 रुपये लगेगा, और अप टू 2 लाख, 2 लाख तक तुम पे पेनल्टी लगेगा, समझ रहे हो। 2000 रुपये पर डे कर करके ये मैक्सिमम 2 लाख तक पेनल्टी लगेगा। 1 मिनट रुको, मैं पेनल्टी देख लेता हूँ, बेफालतू का गड़बड़ हो जाएगा, बस दिक्कत हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, पेनल्टी याद करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है भाई, मेरे को भी इतने सारे पेनल्टी है ना, इतने सारे पेनल्टी पूछो मत। इसी के साथ हमने 2 सेक्शन अपने निपटा दिए हैं, सेक्शन 165, सेक्शन 166, और 149 के हमने 2 सबसेक्शंस निपटाए हैं, ठीक है, 1 एंड 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम्हें याद है जनरल रूल बताया था क्लास के स्टार्टिंग में, जनरल रूल मैंने क्या बताया था कि एक कंपनी में मैक्सिमम, एक कंपनी में डायरेक्टर्स अपॉइंट कौन करता है पता है, कौन, शेयर होल्डर्स। ये मैंने जनरल रूल बताया था OR पास करके, और मैंने उस टाइम भी बोला था कि बहुत सारे एक्सेप्शंस है जब शेयर होल्डर्स अपॉइंट नहीं करते, और वो एक्सेप्शंस आते हैं, और वो एक्सेप्शंस हैं कि कंपनी में डायरेक्टर्स कभी कभी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट करते हैं, कभी कभी ट्राइब्यूनल NCLT भी अपॉइंट करता है, ठीक है। तो कंपनी में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर NCLT भी डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें समझना है कि बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर कौन कौन से डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक और सेक्शन कनेक्ट हो जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सेक्शन है, ये बहुत अच्छे से समझना, सेक्शन 161। इसमें 4 सबसेक्शन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है, इसको समझो। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1, एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, आर्टिकल्स में बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को पावर दिया गया है, तो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर BR पास करके एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी में।
तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, एडिशनल डायरेक्टर कौन से डायरेक्टर होते हैं। तो देखो बात को समझो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। लेट सपोज मैंने एक कंपनी बनाया एंड कंपनी में लेट सपोज 7 डायरेक्टर्स हैं मेरे कंपनी में, एग्जांपल है 7 डायरेक्टर्स हैं एंड इन 7 डायरेक्टर्स में के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है। मतलब भाई कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि इन 7 डायरेक्टर्स को 20-20 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया बट चलो मान लो कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ चुका है। तो अब इन्हें क्या चाहिए कि इनका वर्कलोड थोड़ा कम हो। तो ये चाहते हैं कि एक और डायरेक्टर अपॉइंट हो जाए कम से कम, तो थोड़ा वर्कलोड कम हो जाएगा। तो ये चाहते हैं एक और डायरेक्टर अपॉइंट करने का। अब देखो मान लो ये डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए उनको जनरल मीटिंग तक का वेट करना होगा ताकि ओआर पास हो, शेयर होल्डर्स को बोलें कि भैया हमें एक डायरेक्टर और चाहिए, अपॉइंट करके दो। तो हमें जनरल मीटिंग तक का वेट करना होगा क्योंकि शेयर होल्डर्स तो जनरल मीटिंग में आएंगे। ऐसे तो तुम्हारे घर में घूमते नहीं रहते कंपनी में, तो शेयर होल्डर्स तो मीटिंग में आएंगे। तो उतना टाइम तक ये वर्कलोड कौन झेलेगा। तो यहाँ पर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर अगर आर्टिकल्स में पावर दिया गया है तो डीआर पास के करके वो एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे और ये एडिशनल डायरेक्टर क्या करेगा, इनका वर्कलोड कम करेगा। ठीक है, इनका वर्कलोड कम करेगा। अब यहाँ पे समझना बात को, कुछ कॉन्सेप्ट समझना। ये जो एडिशनल डायरेक्टर होंगे ना, ये वो डायरेक्टर्स नहीं होने चाहिए जिनको पहले शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ये एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते। मान लो मेरे को रिलायंस ने बोला कि ये एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता है और शेयर होल्डर्स ने मेरे अगेंस्ट वोट दिया और मेरे को बोला कि ये डायरेक्टर नहीं बन सकता, चल भाग फुट यहाँ से। तो फिर क्या बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर मेरे को एज अ एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सिंपल सा बात है, हमें शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी मना कर दिया है, हम नहीं बन सकते, तो फिर हम नहीं ही बन सकते। फिर दूसरा बात ध्यान रखना, ये डायरेक्टर कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, यानी ये डायरेक्टर कब तक कंपनी में एज अ डायरेक्टर रहेंगे। तो ध्यान से समझना, जिस दिन जनरल मीटिंग का डेट है, जैसे ही जनरल मीटिंग कमेंसमेंट होता है, यानी जिस दिन जनरल मीटिंग जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे जिस टाइम पे मीटिंग स्टार्ट होता है उस टाइम पर ये डायरेक्टर वेकेट कर जाएंगे, यानी इनका ऑफिस खत्म, ये डायरेक्टर नहीं रहेंगे। यानी जनरल मीटिंग जब होना है और जिस दिन जनरल मीटिंग हुआ, एकदम जैसे स्टार्टिंग हुआ, लेट सपोज 10 बजे से जनरल मीटिंग है, जैसे 10 बजा जनरल मीटिंग स्टार्ट हुआ, डायरेक्टर्स रिटायर्ड, डायरेक्टर वेकेट, एडिशनल डायरेक्टर का कहानी खत्म, अब वो डायरेक्टर नहीं रहा। दूसरा, मान लो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ना, अब देखो समझो लॉजिक कंपनी में कैसे खेला होता है। देखो एक कंपनी में जनरल मीटिंग बुलाने का काम किसका है? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर का। अब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर चाह रहे हैं कि यार इसको हमें और कुछ दिन तक डायरेक्टर रखना है, तो वो क्या करते हैं, वो जनरल मीटिंग बुलाते ही नहीं। ले भाई जनरल मीटिंग ही नहीं बुलाऊंगा, तो जनरल मीटिंग बुलाऊंगा ही नहीं तो जनरल मीटिंग स्टार्ट होगा ही नहीं, और स्टार्ट होगा नहीं तो ये वेकेट करेगा नहीं, तो ये हमारे साथ एज ए एडिशनल डायरेक्टर काम कर सकता है। क्या लोग ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ये शेयर होल्डर्स के साथ गलत नहीं है? हाँ, पैसा उनका और तुम उन्हीं को ठग रहे हो भाई, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पर एक प्रोविज़न लाया गया, वो क्या बोला गया, जिस दिन लास्ट डेट था जनरल मीटिंग होने का, अगर उस दिन जनरल मीटिंग नहीं भी हुआ है तब भी डायरेक्टर्स वेकेट कर जाएंगे। यानी जो एडिशनल डायरेक्टर है वो जैसे ही जनरल मीटिंग स्टार्ट होगा वो वेकेट करेगा अपना ऑफिस, और जैसे ही जनरल मीटिंग जिस दिन होना था और उस दिन नहीं भी हुआ तब भी वो ऑफिस अपना वेकेट कर जाएगा। यानी सिंपल सा समझो, जो लास्ट डेट है जिस दिन जनरल मीटिंग होना है उस दिन वेकेट करेगा ही करेगा एडिशनल डायरेक्टर, उसका ऑफिस ही होल्ड होता है अप टू द पीरियड जब जनरल मीटिंग होना है। और अगर नहीं हो रहा है तो जिस दिन लास्ट डेट है, जिस टाइम हो जाना चाहिए था, तो उस टाइम पे वो वेकेट कर जाएगा। अब ये एक केस लॉ में यहाँ पर डिसाइड हुआ था। केस लॉ का नाम देख लो, कृष्णा प्रसाद पिल्लानी, नाम देख लो भाई, मतलब कुछ भी, कलाबा लैंड एंड हिल्स कंपनी, ये है केस लॉ। इसी में डिसाइड हुआ था कि डायरेक्टर्स अगर मीटिंग नहीं करवाते तब भी एडिशनल डायरेक्टर रिटायर कर जाएगा, वेकेट कर जाएगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक मिनट यार, ये सब कलर अच्छा नहीं है यार, इसमें दिख रहा है। हाँ चलो, यही कलर अच्छा है।
ये तो हो गया तुम्हारा एक्ट में प्रोविजन लिखा हुआ, बस इतना नहीं है, बात को समझो। इसे तो सिर्फ हम लोग समझ में आया कि एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी तुम्हें पढ़ने होंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखो, सबसे पहला, ये एडिशनल डायरेक्टर क्या 15 के लिमिट में काउंट होंगे? अभी जो मैंने सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 बताया, उसमें मैंने बोला कि मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो क्या एडिशनल डायरेक्टर इस 15 के लिमिट में काउंट होंगे? द आंसर इज यस, वो काउंट होंगे। दूसरा, क्या एडिशनल डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 रोटेशनल डायरेक्टर के अंडर काउंट होंगे? अब ये रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है अभी मैंने 152 नहीं पढ़ाया, तो अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखकर छोड़ दो, अभी मैं इसको वहाँ से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तीसरा, क्या एडिशनल डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकता है जनरल मीटिंग में? द आंसर इज यस, हो सकता है। यानी बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड कर सकते हैं कि देखो शेयर होल्डर को कि देखो भैया हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया था, तो इसलिए हमने एज अ एडिशनल डायरेक्टर एक इस इंसान को अपॉइंट किया था। अब देखो तुम लोग इसको चाहो तो एज अ रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट कर दो, यानी OR पास करके इसको रेगुलर डायरेक्टर बना दो, एडिशनल डायरेक्टर से उसको रेगुलर डायरेक्टर बना दो, तो ये रिकमेंडेशन दे सकता है। और शेयर होल्डर अगर चाहे तो OR पास करके, भाई कैसा वो लिख दिया मैंने, मतलब कोई दिक्कत नहीं, OR पास करके वो अपॉइंट कर सकते हैं एडिशनल डायरेक्टर को एज अ रेगुलर डायरेक्टर, ठीक है। तो ये वो कर सकते हैं, ये पावर दिया गया है शेयर होल्डर्स के पास में। अब ध्यान से समझना, जैसे ही एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, तो उसको DRI-2 देना पड़ता है। अब ये DRI-2 क्या है? एक फॉर्म है, ये एक फॉर्म है। अब ये फॉर्म क्यों देना होता है, ध्यान से समझो। DRI-2 में डायरेक्टर कंसेंट देता है, डायरेक्टर कंसेंट राइटिंग में कंसेंट लिख कर देता है कि भाई मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बनने जा रहा हूँ और मैं राजी हूँ बनने के लिए। ये कंसेंट देना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम लॉजिक समझो, ये इंडिया है भाई, यहाँ पे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा DRI-2 का, तो लोग क्या करेंगे, लोग शाहरुख खान, सलमान खान या फिर अंबानी जी, उनको एज अ डायरेक्टर अपने कंपनी में दिखा देंगे। मैं अपना कंपनी खोलूँगा और अगर मेरे को किसी का कंसेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, तो मैं सीधा रजिस्ट्रार को बोलूँगा कि मेरे कंपनी में तो अमिताभ बच्चन डायरेक्टर है। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि जैसे डायरेक्टर अपॉइंट होंगे तो उनको DRI-2 फाइल करना होता है, यानी उनको अपना कंसेंट देना होता है लिख के कि हाँ मैं एज ए डायरेक्टर अपॉइंट होना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या एडिशनल डायरेक्टर भी DRI-2 फाइल करेगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल देगा। उसके बाद जब एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है या फिर वेकेट कर जाता है, यानी कंपनी से डायरेक्टर नहीं रहता है, उसके बाद या फिर उसका डेजिग्नेशन चेंज होता है, यानी एक डायरेक्टर था उसके बाद उसको KMP बना दिया गया, तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर ROC को DRI-12 फाइल करता है। DRI-12 फाइल किया जाता है कंपनी को। अब ये DRI-12 में इनके रिस्पेक्ट में डिटेल्स रहता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है, क्या एडिशनल डायरेक्टर के केस में भी क्या ये DRI-12 फाइल होगा? हाँ भाई हाँ होगा, DRI-12 भी फाइल होगा। और जब ये वेकेट कर जाएगा तो भी फाइल होगा, बिल्कुल ये भी फाइल होगा। तो जब भी DRI एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट हो, वेकेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें DRI-12 तो रजिस्ट्रार को फाइल करके बताना ही है, DRI-2 उससे भी लेना ही है। और जब ये बात को यहाँ पे एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, ये देखो, जब डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के द्वारा जब एडिशनल डायरेक्टर को हम लोग एज अ रेगुलर डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं कंपनी में, शेयर होल्डर्स अपॉइंट कर देते हैं एडिशनल डायरेक्टर को बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे, उसको एज अ डायरेक्टर हम लोग अपॉइंट कर देते हैं, रेगुलर डायरेक्टर, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेगुलराइजेशन ऑफ डायरेक्टर। यानी एक एडिशनल डायरेक्टर को एज ए रेगुलर डायरेक्टर बनाने को हम लोग बोलते हैं रेगुलराइजेशन ऑफ ए डायरेक्टर। और इसी के साथ तुम्हारा 161 सबसेक्शन 1 खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ क्लास को, क्यों रोक रहा हूँ? अभी बहुत सारे सबसेक्शन बचे हुए हैं, बट मैं रोक क्यों रहा हूँ, देखो बात को समझो।
अब मैं यहाँ तुम्हें एक होमवर्क दूंगा। पहले तो मैंने जितना पढ़ाया, मैंने जितना करवाया अभी, वो सब तुम्हें मॉड्यूल से या बेयर एक्ट से रिवाइज करना होगा। खुद से पढ़ोगे नहीं, कब तक तुम दूसरे पे डिपेंड करोगे? खुद से इंटरप्रिटेशन करना सीखो। मैंने तुम्हें समझा दिया कि क्या होते हैं ये सब चीज़, अब तुम्हें पढ़ के समझना कि जो मैंने बताया क्या वही सेम चीज़ है। पहले तो तुम्हें वो करना है। दूसरा दूसरा तुम्हें क्या करना है, अगर तुम मॉड्यूल खोलोगे तो वहाँ पे प्रोसीड्यूर दिया गया है कि कैसे डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे, कैसे एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट्स होंगे, इनका प्रोसीड्यूर दिया हुआ है। वो प्रोसीड्यूर तुम्हें पढ़ना है। हाँ, मैं करवाऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बड़ा लूँगा, 1 घंटे का, क्योंकि अभी यहाँ गणेश पूजा चल रहा है तो उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रोक रहा हूँ, बट तुम्हें ये प्रोसीड्यूर पढ़ना है और उसको अच्छे से करके आना। मैं कल प्रोसीड्यूर बताऊँगा, समझ में आएगा नहीं आएगा कोई टेंशन नहीं है, बट एक बार रीडिंग जरूर मारना, ठीक है। अब कुछ लोगों को होता है कि यार आपने हिंदी में बता दिया कॉन्सेप्ट, लेकिन लिखे कैसे? अब मान लो सेक्शन 165 ही लिखना है, तो अब लिखना कैसे? तो देखो सिंपल है भाई, तुम्हें हिंदी समझ में आ गया ना, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लिखना क्या है? देखो सिंपल सा है, नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर इन मोर देन 20 कंपनीज। No person shall hold office as director in more than 20 company at same time। क्या मैंने यहाँ कुछ रॉकेट साइंस लगाया? नॉर्मल लैंग्वेज है भाई, ऐसे ही लॉ लिखा जाता है। सो बस इतना ही बोलूँगा मैं। अभी बहुत सबसेक्शन बचा है। और कनेक्टिविटी की बात करें तो देखो मैंने कनेक्ट कैसे किया। सबसे पहले मैंने डायरेक्टर डिफाइन किया, उससे मैंने वहाँ सेक्शन 166 कनेक्ट कर दिया कि क्या क्या ड्यूटीज़ होते हैं डायरेक्टर के, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें 149 पे लाया कि एक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, वहाँ पर लेकर आया मैं। फिर वहीं पर से मैंने एक चीज़ और कनेक्ट किया, रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं। फिर वहाँ से मैं तुम्हें उठाकर ले आया कहाँ पर, मैं आया तुम्हें उठाकर 165 में लेकर कि एक इंसान कितने कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। और उसके बाद मैंने 161 एडिशनल डायरेक्टर करवाया, क्योंकि मेरे को 2 क्वेश्चन के वहाँ पे आंसर चाहिए थे। पहला क्वेश्चन कि क्या एडिशनल डायरेक्टर को भी 15 के लिमिट में काउंट करना है। अगर मैंने तुम्हें 149 नहीं पढ़ाया होता तो तुम क्या वहाँ पे आंसर दे पाते? नहीं, क्योंकि तुम्हें मैंने 149 सबसेक्शन 1 पढ़ाया था, इसलिए तुमने वहाँ आंसर दिया कि हाँ उसे 15 के लिमिट में काउंट करेंगे, ठीक है। और क्या वो मैक्सिमम डायरेक्टरशिप के लिमिट में भी काउंट होगा? तो हाँ वो उसमें भी काउंट होगा। तो ऐसे कनेक्ट करके करेंगे। अभी उसके 3 सबसेक्शन बचे हुए, अल्टरनेट डायरेक्टर है, नॉमिनी डायरेक्टर है, कैजुअल वैकेंसी है। इसके 4 से सबसेक्शन। अभी देखो क्या क्या बचा है, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या क्या करवाऊंगा ये देख लो। अभी बता देता हूँ, चाहो तो तुम रीडिंग मार के आ सकते हो। 149 सबसेक्शन 4 टू सबसेक्शन 13, इसमें बात किसके रिस्पेक्ट में होने वाला? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। जैसे 4 बताता है कि कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, यहाँ पे सेवी का भी रेगुलेशन ऐड होगा। फिर उसके बाद 6 में डिफिनेशन है, उसके बाद 7 में डिक्लेरेशन दिया जाता है, 8 कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है, 9 रेमुनेशन, 10 कि कितना टेन्योर होगा, 11 और उसके बाद फिर 12 13। तो ये तुम्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में समझना है। फिर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 टू 4, 2 बात करता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में, 3 नॉमिनी डायरेक्टर एंड 4 कैजुअल वैकेंसी। अभी ये करना है, ये मेरा कल का टारगेट है। उसके बाद मैं कुछ छोटे सेक्शंस भी साथ में लूँगा, जैसे सेक्शन 151 और सेक्शन 164 167 ऑफ ऑफिस विकेट कैसे कर जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए डायरेक्टर। तो ये सब करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। बस पढ़ते रहो और इतना सा रीडिंग मार लेना मॉड्यूल से, बेयर एक्ट से, एंड CSR और डोरमेंट कंपनी और CSWT के लेक्चर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में। सो बस पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।